जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस रैंकर्स में। आज ये हमारी क्लास है कंजक्शन की, जो कि अल्फ़ा बैच है। काफ़ी दिनों से मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, तो सॉरी फॉर दैट। बट टेंशन मत लो, आपका जब तक एयरफोर्स का इंटेक आएगा, दैट मीन्स रिटर्न आएगा, तब तक मैं पूरा का पूरा सिलेबस करवा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अभी मैं एक वीडियो और बना रहा था जिसमें आप 200 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं एडजेक्टिव के, जिसमें आधी वीडियो बन गई, वो आधी और बना के कंप्लीट उसको मैं अपलोड कर दूँगा। एंड उसका पीडीएफ में मैंने ना एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकट्ठे करके उनका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। एंड जो मैं क्लास सॉल्व करवा रहा हूँ उसमें थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने टेलीग्राम पर अपने एसआरटी और जीडी के कुछ नए पीडीएफ डाले हैं। अभी तक एयरफोर्स की जितनी भी जीडी पूछी गई है, जितने भी जीडी के टॉपिक्स आए हैं, अभी रिसेंटली जो फेज़ 2 का चल रहा है हमारा, वो सब इकट्ठा करके मैंने उनके पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो आप जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो और उनको पढ़ो अच्छे से। और हमारी जीडी भी स्टार्ट हो गई आज से नए बैच के लिए, तो जीडी भी ज्वाइन करो, बोलना सीखो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक और मेरे मेन चैनल का लिंक, जो मेरा मेन चैनल है द सोल्जर्स गाइड, उसका लिंक और टेलीग्राम का लिंक, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से ज्वाइन कर लो। तो ये चैनल हमारा सिर्फ पढ़ाई के लिए, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। तो कई सारे बच्चों के दिल में डर रहता है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि वो नाउन प्रोनाउन तो बार बार पढ़ते रहते हैं, कंजक्शन को बहुत कम पढ़ पाते हैं, वो कंजक्शन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और बीच में ही भटक जाते हैं इधर उधर करके। तो कंजक्शन बहुत इजी टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पक्का आता ही आता है आपके एग्जाम में। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप कुछ और काम मत करना इसको पढ़ते हुए। आज कंजक्शन पढ़ रहे हो तो सिर्फ कंजक्शन पर ही ध्यान देना आप, ठीक है। आप ऐसा मान के चलो कि आपका आईएएफ, नेवी और कोस्ट गार्ड, इन तीनों का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें सिर्फ कंजक्शन ही आएगा बस, और बाकी कुछ नहीं आएगा। आप ऐसा मान के चलो, अगर आपने ये कंजक्शन चैप्टर अच्छे से कर लिया आज, तो आपकी इंग्लिश खत्म हो गई, बस इतना मान के चलो आप, तभी आप अच्छे से इसको कर पाओगे। आज मैं कंसेप्ट जो भी पढ़ाऊंगा कंजक्शन के, उनको ध्यान से पढ़ो, इनको बार बार रिवाइज करो। इन नोट्स के पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिए हैं, उनका प्रिंट आउट निकलवा लो। इसके बाद मैं कंजक्शन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको। उसके बाद आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, किसी भी एग्जाम के लेवल के हो वो, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस भरोसा रखना है मेरे ऊपर और चुपचाप से पढ़ते रहना है, ठीक है। देखो कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन को मैंने तोड़ा है 3 पार्ट में, एक तो कौन, एक तो जंग, एक आईओएन। आईओएन तो एक सफिक्स है जो सेंस बताता है नाउन का, ठीक है। कंजक्शन जो अपने आप में ये वर्ड है, ये एक नाउन है, ठीक है। स्पेसिफिक इस वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों नाउन है? क्योंकि इसके लास्ट में आईओएन आया है, कंजक्शन। जंग्स का मतलब होता है प्लेस, क्या होता है? प्लेस। और कौन का मतलब होता है टुगेदर, क्या होता है? टुगेदर। यानी अ जॉइनिंग वर्ड, जॉइनिंग या फिर कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्शन क्या होता है? अ जॉइनिंग, एक जॉइन करने वाला, या फिर कनेक्ट करने वाला वर्ड। अब किसको कनेक्ट करने वाला? 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेजेस को, 2 सेंटेंसेस को और क्लॉज को। इनमें से किसी, किन्हीं भी 2 चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने वाला वर्ड कंजक्शन कहलाता है। अब वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, आप सबसे पहली क्लास में जाके देखो, द सोल्जर्स गाइड पे डाल रखी है मैंने, इंग्लिश बेसिक करके, उसमें ये सब बताया मैंने, ठीक है। यानी किसी भी 2 शब्दों को जोड़ने वाला, किसी भी 2 फ्रेज को जोड़ने वाला, सेंटेंस को जोड़ दे, क्लॉज को जोड़ दे, ऐसा जोड़ने वाला जो वर्ड होता है 2 चीज़ों को, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कंजक्शन, ठीक है। वैसे भी जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो आपको किसी किसी स्टेशन पर लिखा मिलेगा जंक्शन, जैसे टूंडला जंक्शन, मेरठ जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? ये जो स्टेशन है रेलवे का, ये जो भी स्टेशन है, ये कई सारे रूट को जोड़ रहा है। इससे आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। कई सारे रूट को जो जोड़ दे स्टेशन, उसी को जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको एक निमोनिक बना सकते हो उस चीज़ का। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे एक एग्जाम्पल है राज इज ऑनेस्ट, राज ईमानदार है। देखो एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अगला है राज इज सिंसियर, यहाँ लिखा था राज इज सिंसियर, ओके। यानी 2 सेंटेंस थे हमारे पास, एक तो राज इज ऑनेस्ट, राज इज सिंसियर। इनको मैंने जोड़ दिया एंड से। तो जैसे ही एंड से जोड़ा तो क्या बन गया? राज इज ऑनेस्ट एंड इज सिंसियर। या इज को भी यहाँ से हटाओ, क्योंकि इज तो हम लगा चुके हैं राज के लिए एक बार। तो राज इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर, तो यहाँ पे 2 वर्ड को जोड़ दिया तुमने। इस सिंसियर को इस ऑनेस्ट से जोड़ दिया है, किससे? एंड से। तो ये यही एंड क्या कहलाएगा? इसी एंड को बोलते हैं कंजक्शन। इस एंड ने क्या किया है भाई साहब? इस लिखे हुए सिंसियर को लिखे हुए ऑनेस्ट से जोड़ दिया है, इसी को बोलते हैं कंजक्शन, ठीक है। यहाँ वर्ड को वर्ड से जोड़ा है। जबकि अगला सेंटेंस अगर आप देखोगे, राज केम लेट,
ही वोक अप लेट, वह देरी से उठा था, वह लेट आया। ये लिखी हुई बात कारण है ऐसा होने की, मतलब वह लेट क्यों आया इसका रीज़न बताया गया है आगे। और रीज़न बताने वाली चीज़ों को हम बिकॉज से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? बिकॉज से। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा किसको कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। और आपको जोड़ना नहीं है एग्जाम में, आपको सिर्फ एरर निकालना है। ये सिर्फ आपका एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि एक रूपरेखा आपके दिमाग में तैयार हो जाए कंजक्शन की। तो जैसे ही मैंने इन दो सेंटेंसेस को जोड़ा, देखो एस मतलब सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ा है। तो राज केम लेट बिकॉज ही वोक अप लेट, इसमें ही को नहीं कट गया हमने, क्योंकि राज के लिए ही आया, ठीक है, नाउन के लिए प्रोनाउन आ सकता है। उस वाले सेंटेंस में नाउन रिपीट कर रहा था, इसलिए उसको हटा दिया था। अगला सेंटेंस देखोगे, अगर राज इज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, राज इज थॉरोली अपडेटेड इन इंग्लिश। अच्छा, अगर इन दो सेंटेंसेस को हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? राज इज वेल वर्स्ड एंड थॉरोली अपडेटेड इन इंग्लिश। तो ये एंड क्या है? कंजक्शन है, क्योंकि इसने इसको और इसको जोड़ दिया है। ये थी बेसिक बात, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में कोई, इससे भी एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। काइंड्स की बात करें अगर हम, काइंड्स एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव के दो काइंड होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी ऐड, प्लस का मतलब ऐड, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। दो सेंटेंस हमारे पास लिखे हैं, इस वाले सेंटेंस का इस वाले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसका इस वाले से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे ही सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलते हैं, जो मीनिंग को लेकर के इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरे में, ठीक है। जबकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन की अगर बात करूं मैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन की, तो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। हो सकता है पहला वाला सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड करता हो, या दूसरे वाला पहले पे डिपेंड करता हो। तो ऐसे सेंटेंस जो डिपेंडेंट हो मीनिंग को लेकर के एक दूसरे पर, उनको जिस कंजक्शन से जोड़ते हैं हम, उसको बोलते हैं क्या? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। जबकि इसके अपोजिट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको बोलते हैं? जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को हम ऐड कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। चलो भाई, फॉर एग्जाम्पल, राधा इज़ द गर्ल हु वॉन द प्राइज। राधा एक लड़की है जिसने प्राइज जीता है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, राधा इज़ द गर्ल, यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्योंकि सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट है इसकी, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हु क्या हुआ है? हु भी सब्जेक्टिव केस में आता है। मैंने आपको जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया है, चिल्ला चिल्ला के बताया है सबके बारे में, ये वर्ब रही, ये इसका ऑब्जेक्ट रहा। इसका मतलब ये भी एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा गया है, ठीक है। जरा मीनिंग चेक करो दोनों का। राधा इज़ द गर्ल, अब राधा कौन सी गर्ल है? राधा इज़ द गर्ल हु वॉन द प्राइज। अगर मैं सिर्फ इतनी बातचीत को पढ़ूँ, हु वॉन द प्राइज, जिसने प्राइज जीता, तो क्या इसका मीनिंग क्लियर हुआ आपको? क्या इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है कि हु वन द प्राइज, जिसने प्राइज जीता? मीनिंग तो क्लियर है नहीं। क्यों मीनिंग क्लियर नहीं है? क्योंकि इसकी मीनिंग को क्लियर करने के लिए आपको ये वाली बात बोलनी ही पड़ेगी कि राधा इज़ द गर्ल, राधा वह लड़की है जिसने प्राइज जीता है। मतलब ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। ये वाला जो सेंटेंस लिखा है हु वन द प्राइज, इसकी मीनिंग डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? पहली वाली बात पे। जब तक आप पहली वाली बात नहीं बोलोगे, इसका मीनिंग आप क्लियर नहीं कर पाओगे। इसका मतलब जो बाद वाला सेंटेंस लिखा है आपके सामने, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट सेंटेंस कह लो चाहे डिपेंडेंट क्लॉज कह लो, और ये वाला इंडिपेंडेंट है, क्योंकि राधा इज़ द गर्ल, राधा एक लड़की है। ऐसा कहने पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका मीनिंग क्लियर हो रहा है। ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, जबकि ये वाला डिपेंडेंट हो गया है। अब इसको ऐड किया हु ने, तो हु ही कहलाएगा क्या? अगर एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है तो सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहलाएगा। असल में जो रिलेटिव प्रोनाउन था वही आपका सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अगला देखो, इफ़ यू कम लेट, इफ़ यू केम लेट, यदि तुम देरी से आओगे, द टीचर वुड स्कॉल्ड यू, टीचर तुम्हें डांटेगी। दो सेंटेंस हमारे पास, ठीक है। बताओ उनमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? अगर तुम इसको पढ़ोगे, द टीचर वुड स्कॉल्ड यू, टीचर तुम्हें डांटेगी या डांटेगा, तो इसका तो मीनिंग इंडिपेंडेंट है अपने आप में भाई, तो मीनिंग क्लियर हो गया हमें। यानी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या फिर प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं इसको। जबकि अगर तुम सिर्फ इसको पढ़ोगे, इफ़ यू केम लेट, यदि तुम देरी से आओगे, ये डिपेंडेंट है। इसका मीनिंग तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप ये नहीं बोल दोगे। यदि तुम देरी से आओगे तो क्या होगा? तो ये बातचीत होगी, तुम्हें ये बोलना ही पड़ेगा इसके मीनिंग को क्वालिफाई करने के लिए। दैट मीन्स इट इज़ योर डिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट सेंटेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और इंडिपेंडेंट वाले को प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। बहुत बेसिक बात है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला एग्जाम में, यहाँ तक नहीं बनेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। अब थोड़े ध्यान से और दिमाग लगा के पढ़ना। देखो, पेयर कंजक्शन, कंजक्शन का कुछ रूल बता रहा हूँ मैं। एक तो पेयर कंजक्शन को यूज करो हमेशा। आइडेंटिकल पार्ट्स, मतलब एक जैसे पार्ट्स को
पास पास रखो। इनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे रूल्स को, वो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको समझो कि जब भी कंजक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो, ध्यान रखो कि आइडेंटिकल पार्ट्स को रखना है पास पास, यानी जो सेम सेम पार्ट हैं उनको पास पास रखो। मतलब एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के पास रखो, नाउन को नाउन के पास रखो, प्रोनाउन को प्रोनाउन के पास रखो। ये कह रहा है रूल। अगला क्या है, अगला है एज क्लोज एज पॉसिबल। बहुत ज़्यादा दूर दूर मत रखो, जितना हो सके यहाँ कंजक्शन लगाओ, इस वाले को इसके बिल्कुल पास में रख दो। ठीक है, एक ये रूल है कि एज क्लोज एज पॉसिबल। दूसरा है इसकी कंडीशन कंसिडरेशन हम राइट से लेते हैं, कहाँ, लेफ्ट की ओर। पहले राइट चेक करेंगे, हम राइट से लेते हुए आएंगे लेफ्ट की ओर कंसिडरेशन। ठीक है भाई। हेल्पिंग वर्ब एग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट। अगर यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है और यहाँ भी सब्जेक्ट मान लो कुछ मान के चलो है, यहाँ पे कंजक्शन कुछ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, तो ये पास वाले के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, ये 3 रूल हो गए। पहला क्या, आइडेंटिकल पार्ट्स को हम पास पास रखते हैं, एज क्लोज एज पॉसिबल, राइट से लेफ्ट की ओर कंसिडरेशन लेके चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब एग्री करती है पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरा रूल क्या है, ईदर का पेयर और से बनता है। इनको रट लो भाई, अभी रट लो, अभी मैं चिल्ला के कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। नीदर का पेयर नॉट से, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से। कभी कभी क्या देगा, नॉट ओनली का पेयर नॉट से दे देगा, तुम तुरंत इसको काट के बट ऑल्सो लिख देना वहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे एग्जाम में। और क्या बता रहा हूँ मैं, जैसे ईदर का पेयर तुमने और से बना दिया, तो यहाँ पे एक तीर लगाया मैंने, एक एरो यहाँ लगाया है, तो जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ आएगा, जो यहाँ भरोगे तुम वही यहाँ भरोगे, जो यहाँ वही यहाँ। अगर सिंगल और है सिर्फ, तो और के पहले जो आएगा वो बाद में भी आएगा। मतलब अगर पहले नाउन है तो बाद में भी नाउन आएगा, अगर पहले प्रोनाउन है बाद में भी प्रोनाउन आएगा, पहले वर्ब है तो बाद में भी वर्ब, पहले एडजेक्टिव बाद में एडजेक्टिव, पहले एडवर्ब बाद में एडवर्ब। यानी जो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ वही पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ। बात क्लियर है। एग्जाम्पल से चीज़ें और समझ में आ जाएंगी, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। चलो देखो, अगला है राधा इज ईदर सैड और रमन। अब सुनो ध्यान से, राधा इज ईदर सैड और रमन। मैंने क्या बताया था सबसे पहले, ईदर का पेयर और से। तो देखो ईदर का पेयर और से बना है, एकदम सही बातचीत है। दूसरी बातचीत क्या, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। यहाँ तो नाउन आया है सर, रमन एक नाउन है, सैड एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ तो अलग अलग हो गए ना। मैंने बताया अगर यहाँ एडजेक्टिव कर रहे हो तो यहाँ एडजेक्टिव करो, यहाँ नाउन किया तो यहाँ नाउन क्यों। अब क्या करोगे तुम, मैंने बताया था कि राइट से कंसीडरेशन लेंगे, कहाँ, लेफ्ट की ओर। यानी राइट में नाउन है, यहाँ से कंसीडरेशन ली तो लेफ्ट में भी कौन आना चाहिए, नाउन ही आना चाहिए। बोलो हाँ या ना, ये एडजेक्टिव नहीं आएगा। इसका मतलब आप नाउन को नहीं काटोगे, आप काटोगे एडजेक्टिव को। क्यों, क्योंकि कंसीडरेशन कहाँ से ले रहे हैं हम, राइट से ले रहे हैं लेफ्ट की ओर। तो ठीक कैसे करोगे आप, गलती पकड़ ली आपने कि हाँ गलती ये सर कि इसमें एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि नाउन से नाउन लिखेंगे यहाँ पे हम। नाउन कौन है इस पूरे सेंटेंस में, सेंटेंस में नाउन तो राधा है, इसका मतलब राधा कहीं ना कहीं ईदर के बाद जाएगी। वही लिखा है मैंने, ईदर राधा और रमन, और रमन, क्योंकि देखो पास में ले आए हम एकदम, कहाँ देखो दूर दूर लिखे थे, इनको पास में भी ले आए हम लोग, और रमन। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पास वाले के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि दो लोग हो गए राधा और रमन तो आर लगा दो, नहीं, पास वाले के अकॉर्डिंग। पास में रमन सिंगुलर है तो फिर एज आ गया, बचा सैड, सैड चेप दिया हमने। बोलो समझ में आ गया सेंटेंस। सेंटेंस क्या बना, इधर राधा या तो राधा और रमन, या फिर रमन इज सैड, उदास है, दोनों में से कोई एक उदास है। अगला सेंटेंस देखो, राखी इज ईदर गोइंग और मी। देखो पहली बात तो ईदर का पेयर किससे बनता है, और से, एकदम सही बात है। अब यहाँ पे मी क्या है, मी एक प्रोनाउन है और गोइंग एक वर्ब है। प्रोनाउन का वर्ब से क्या लेना देना, जो चीज़ यहाँ पे आएगी वही चीज़ यहाँ आएगी। कंसीडरेशन लेंगे राइट से लेफ्ट की ओर, मतलब प्रोनाउन को सही मानेंगे हम, इसको सही मानने की वजह से यहाँ पे भी प्रोनाउन भरना पड़ेगा। अब इस पूरे सेंटेंस से प्रोनाउन तो है नहीं, तो नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, सबको पता है। इसका मतलब राखी आएगी वहाँ पे। राखी क्या है, एक नाउन है, नाउन प्रोनाउन को इंटरचेंज कर सकता है, कोई इशू नहीं है हमें। नाउन के रिप्लेसमेंट को रोकने के लिए तो प्रोनाउन आता है। तो क्या करेंगे हम, ईदर राखी और आई, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में हो गया तो ये भी सब्जेक्टिव केस में होगा, तभी तो यहाँ वर्ब आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग, पास वाले के अकॉर्डिंग। पास में कौन है, आई है, तो ईदर राखी और आई एम गोइंग। सेंटेंस एकदम सही हो गया। आ रही समझ में धीरे धीरे अब। और देखो अगला, देखो इसको स्टार मान लो, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भाई, बार बार पूछा जाता है ये। ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स फादर। देखो ध्यान से, सबसे पहला रूल दिमाग में है कि सर नॉट ओनली के साथ में क्या आता है, बट ऑल्सो आता है। ये पेयर एकदम ठीक हो गया।
दूसरी चीज़, जो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ, वही पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ। तो यहाँ पे तो लिखा है अ डॉक्टर, जो कि एक क्या है, नाउन है। साफ कर दूँ थोड़ा सा मैं, ये तो क्या हो गया, एक नाउन हो गया। यहाँ लिखा है हिज फ्रेंड्स फादर, हिज फ्रेंड्स फादर। अब बताओ तुम, क्या है तो ये भी नाउन, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, देखो। वैसे तो तुम अगर देखोगे सर, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ ठीक है। यहाँ पर अगर एक नाउन आया है डॉक्टर, तो यहाँ भी फ्रेंड्स फादर जो कि एक नाउन है, नाउन का नाउन से ठीक है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, यानी नो एरर पे टिक कर दोगे। बट नहीं, एक बार सेंटेंस का मीनिंग भी चेक करो। सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है कि ही इज़ नॉट ओनली अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर ही नहीं है, बल्कि, बट ऑल्सो मतलब बल्कि, हिज फ्रेंड्स फादर, अपने दोस्त का बाप भी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वह जो है वो एक डॉक्टर ही नहीं है बल्कि अपने दोस्त का बाप भी है? कोई लड़का अपने दोस्त का बाप हो सकता है? नहीं, ये बातचीत गलत हो गई, यानी यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो गया। इसको ठीक कैसे करेंगे? नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स फादर इज अ डॉक्टर। क्या बोलेंगे हम? नॉट ओनली के साथ क्या लगा देंगे हम? ही को लगा देंगे। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा? ना तो वह, मतलब वह अकेला ही नहीं बल्कि उसके फ्रेंड के जो पापा हैं वह भी डॉक्टर हैं, यानी ये ही जो है वही डॉक्टर नहीं है बल्कि उसके फ्रेंड के पापा भी एक डॉक्टर हैं। अब मीनिंग सेंटेंस का सही निकला। तो ये बेसिकली एक सेंटेंस के मीनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन था। ये देखो तुम्हारे एयरफोर्स एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ से डॉट डॉट होगा, फिर लिखा होगा यू और आई गोइंग। तो देखो और के साथ में यहाँ भी प्रोनाउन है, यहाँ भी प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। इज आर एम में से क्या आएगा? वर्ब आती है हमेशा किसके? पास वाले के अकॉर्डिंग। तो पास में यू है, यू के साथ हम आर को टिक कर देंगे, ना इज आएगा ना फिर एम आएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, राधिका इज इन हर ऑफिस और देम। और के पहले क्या है? हर ऑफिस, उसका ऑफिस, ये तो एडवर्ब होगी ना। देम, देम प्रोनाउन हो गया, तो ये तो बातचीत गलत हो रही ना। बोलो हाँ या ना? प्रोनाउन का एडवर्ब से कोई लेना देना है नहीं। मैंने बताया जो चीज़ यहाँ पे आएगी वही चीज़ यहाँ पे आएगी। और कंसीडरेशन कहाँ से लेंगे हम? राइट से लेकर के लेफ्ट की ओर। मतलब राइट में जो लिखा है वो ठीक है, अब लेफ्ट में करेक्शन करना है हमको। देम तो ठीक है, देम एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन आएगा। और प्रोनाउन नहीं अगर, तो नाउन भी आ सकता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को। तो उसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे लिखा है राधिका और दे आर इन देयर ऑफिस। यहाँ पर ये इज वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पर आया था ये, तो मैंने देम कर रखा था यहाँ पर। अब अगर तुम इसको सब्जेक्टिव केस में लेके जा रहे हो, तो और के बाद जो भी आएगा, क्योंकि ये वर्ब से पहले आ रहा है, तो दे आएगा यहाँ पे। दे प्रोनाउन है ना एक, और राधिका क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन को रिप्लेस कर सकता है, ये आ जाएगा राधिका और दे। अब दे के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आर इन देयर ऑफिस, अपने ऑफिस में। फिर हर ऑफिस नहीं आएगा, देयर ऑफिस आएगा, क्योंकि यहाँ तो राधिका के लिए हर आया था। अब की बार दे के अकॉर्डिंग वर्ब आई है, तो दे के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन आएगा देयर। एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, सॉरी। अगला क्या सेंटेंस? अगला सेंटेंस हमारे पास, नीदर श्रेया इज इनवाइटेड नॉर हर फ्रेंड्स। ना तो श्रेया को इनवाइट किया गया, ना उसके दोस्तों को इनवाइट किया गया है। पहली बात तो नीदर का पेयर नॉर से, एकदम ठीक बातचीत है। नॉर के बाद लिखा है हर फ्रेंड्स, और नीदर के बाद क्या लिखा है? श्रेया। बताओ सेंटेंस पे क्या गलती है? नीदर श्रेया इज इनवाइटेड नॉर हर फ्रेंड्स, इसमें गलती ये है, मैंने बताया था तुमको पास पास लिखना होता है, बिल्कुल पास पास। तुमने एक को यहाँ लिख दिया, बीच में कहानी लिख दी, दूसरे को लास्ट में आके लिखा, इसमें ये गलती है। तो क्या करेंगे? इसको पास में लेके आएंगे हम लोग। पास में लाओगे क्या बनेगा? नीदर श्रेया नॉर हर फ्रेंड्स, नॉर हर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आर इनवाइटेड। इसमें क्या था? पास पास में लिखना होता है दोनों को, दूर दूर नहीं लिखना होता है। ठीक है, ये गलती थी इसमें। अगला देखो, एक पेज कंप्लीट हो गया हमारा। अगला देखो, ओके। राकेश इज़ नॉट ओनली हैप्पी बट ऑल्सो रेडी फॉर दिस जॉब। देखो नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से, एक बात सही हो गई। बट ऑल्सो के बाद क्या है? रेडी, जो कि एडजेक्टिव है। इधर क्या है? हैप्पी, जो कि एडजेक्टिव है। मतलब ये भी ठीक, ये भी ठीक। फॉर दिस जॉब, सेंटेंस इज ठीक हम ठीक मतलब करेक्ट है सेंटेंस। सी इज़ नीदर गोइंग नॉर यू, वह ना तो जा रही है ना तुम। सेंटेंस गलत है, क्यों? नीदर का पेयर नॉट से बनेगा, एकदम ठीक बात है। नॉर के बाद में क्या आया है? प्रोनाउन आया है, तो नीदर के बाद भी क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा, जबकि गोइंग एक वर्ब है। तो सेंटेंस में गलती पता कर ली तुमने, तुम्हारा एयरफोर्स का क्वेश्चन सही हो गया है। अब नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए हम इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। बाकी आपके एयरफोर्स के नेवी के एग्जाम में ये ठीक करने को नहीं आएगा। ठीक है तो नीदर के बाद हम क्या लिख सकते हैं? प्रोनाउन। नीदर के बाद क्या लिखना पड़ेगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं है तो फिर नाउन लिखेंगे हम। नाउन क्या है इसमें?
नाउन, ये नाउन तो गलत लिख रखा है ना, सी अपने आप में प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन, तो नीदर सी प्रोनाउन हो गया, नॉर यू प्रोनाउन हो गया। अब यू के अकॉर्डिंग आर गोइंग, सेंटेंस एकदम करेक्ट, ठीक है। अगला है ही राइट्स नॉट ओनली एसेज बट हिज ब्रदर ऑल्सो प्रिंट्स दैम। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है देखो, थोड़ा मैं इसको सही करता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस में हम दो तीन बातें सीखेंगे। पहली बात ये सीखेंगे हम लोग कि बट और ऑल्सो को ब्रेक कर सकते हैं, हम स्प्लिट कर सकते हैं। चाहे तो बट ऑल्सो हिज ब्रदर बोल दो, चाहे बट हिज ब्रदर ऑल्सो बोल दो, ऐसा हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ग्रामेटिकली इनको स्प्लिट किया जा सकता है, तो इस पर घबराना मत। अगर तुम ध्यान से देखोगे ऊपर वाले सेंटेंसेस में, इनमें देखो ध्यान से, राकेश सब्जेक्ट है, इसके लिए एज आ गया है, ठीक है, एक सब्जेक्ट हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। नॉट ओनली हैप्पी बट ऑल्सो रेडी फॉर दिस जॉब, ना तो आगे कोई दूसरा सब्जेक्ट मिला हमें, ना आगे कोई दूसरी वर्ब मिली, मतलब सेंटेंस पूरा एक ही है, उसी में फेरबदल किया गया है। जबकि अब तुम सेंटेंस जो देखोगे ना, उसमें कुछ कहानी अलग है। क्या कहानी अलग है देखो, ही राइट्स, ही एक सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए वर्ब आ गई। नॉट ओनली एसेज, ना तो सिर्फ वो ऐसे लिखता है, बट लेकिन हिज ब्रदर ऑल्सो प्रिंट्स दैम, हिज ब्रदर दूसरा सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग वर्ब प्रिंट्स आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस, ये दूसरी वर्ब आ गई, दैम ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब है ये सेंटेंस दूसरा है यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटेंस पहला है। इस बार दो सेंटेंसेस को तुम जोड़ रहे हो, लिखा भी मैंने टू सेंटेंस, तो जब भी दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और नेगेटिव एडवर्ब आ जाए पहले वाले में, नॉट क्या है, नॉट एक नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब, तो वहाँ पे हम इन्वर्जन लगाते हैं। अभी इन्वर्जन क्या भला है सर, बहुत आसान चीज़ है, बस तुम सुनो ध्यान से, इन्वर्जन लगाना है तुम्हें वहाँ पे। इन्वर्जन का मतलब होता है, ये देखो, एडवर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी सेंटेंस के, इन्वर्जन का मतलब, वैसे तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में कौन आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है। बट जब इन्वर्जन करना होता है हमें, इन्वर्जन कब करेंगे, जब दो दो सेंटेंस जुड़ रहे हों किसी एक कंजक्शन से, और स्टार्टिंग में तुम्हें इसमें कहीं क्या लिखा मिल जाए, नेगेटिव एडवर्ब लिखी मिल जाए, तो सबसे पहले नेगेटिव एडवर्ब लगाएंगे हम, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, यानी एक इंटेरोगेटिव टाइप का उसको फॉर्मेट दे देंगे हम, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए नेगेटिव एडवर्ब उठा के बीच में रख दी, नॉट, तो नॉट के साथ तो ओनली भी जुड़ा है, तो नॉट ओनली पूरा आ गया, नॉट ओनली, ये नेगेटिव एडवर्ब आ गई, मतलब इन्वर्जन हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, तो देखो राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की तुम हेल्पिंग वर्ब निकालोगे तो वो क्या निकलेगी, डू या डज। अब ही सब्जेक्ट है हमारा, तो ही के अकॉर्डिंग तो डज लगाएंगे ना हम, तो नॉट ओनली डज ही, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब में राइट। अब ऐसे यस नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि डज निकाल चुके हैं, तो नॉट ओनली डज ही राइट एसेज, यहाँ तक कंप्लीट, बट ने जोड़ दिया, बट हिज ब्रदर ऑल्सो प्रिंट्स दैम, नो एरर। बस तुम्हें इन्वर्जन करना है इस प्रकार के सेंटेंस में, कब, जब तुम्हें देखे कि दो दो सेंटेंस जोड़े जा रहे हैं, एक ही सेंटेंस में फेरबदल नहीं है। एक और एग्जांपल देखो, देखो कि तुम, तानवी वर्कड नॉट ओनली इन माइक्रोसॉफ्ट, तानवी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में वर्क नहीं करती है, बट ऑल्सो, बल्कि हर सिस्टर प्रोवाइडेड टेक सपोर्ट देयर, उसकी बहन भी टेक सपोर्ट देती है वहाँ पे। इसका मतलब बट एक कंजंक्शन है, इससे दो सेंटेंस जुड़े हैं, एक तो तानवी वाला, तानवी की अपनी ये वर्ब रही, मतलब एक ये पूरा सेंटेंस हो गया, एक में हर सिस्टर, इसकी वर्ब ये है, तो मतलब दूसरा सेंटेंस ये हो गया। दो सेंटेंस देखते ही हम दिमाग में खटक गई बात कि हमें करना है इन्वर्जन। इन्वर्जन कैसे, जो नेगेटिव एडवर्ब है उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दो, रख दिया हमने नॉट ओनली, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखा हमने ये वर्कड पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डेड हो गई, हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने। अब लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तानवी, तो हमने तानवी लिख दिया, फिर लगाएंगे मेन वर्ब, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्क लिख दिया हमने, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ठीक है। ये वर्ब वन यहाँ इसलिए लग रखा है क्योंकि सेंटेंस वन की वर्ब है, ये सेंटेंस टू की वर्ब है, ठीक है, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत समझना, ये सेकंड फॉर्म ही है पास्ट इंडेफिनिट की। तो नॉट ओनली डिड तानवी वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट बट ऑल्सो हर सिस्टर प्रोवाइडेड टेक सपोर्ट देयर, बाकी सेम छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब समझ गए, सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग में नेगेटिव एडवर्ब रख दो, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, बस यही है इन्वर्जन। अब जरूरी नहीं नॉट ओनली ही तुम्हारी वो है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव एडवर्ब, ये जो कुछ वर्ड है ना, हार्डली, नेवर, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, ये वर्ड भी नेगेटिव एडवर्ब होते हैं।
अगर इनमें से भी कोई वर्ड दिख जाए ना तुम्हें, जरूरी नहीं सिर्फ नॉट ओनली हो, इनमें से भी कुछ हो, तब भी तुम इन्वर्जन ही लगाओगे। यहाँ पे हार्डली लिख देना, फिर सेम चीज़, यहाँ पे रेयरली सेम चीज़। समझ में आ गई बात? ये है इन्वर्जन वाला कंसेप्ट तुम्हारा। बच्चे डरते हैं इन्वर्जन से। क्या इन्वर्जन? रॉकेट साइंस थोड़ी है। अगला थोड़ा हम टाइप पढ़ेंगे। बिटवीन का पेयर एंड से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ये चारों के चारों फंसाएगा तुम्हें उल्टा करके। बिटवीन का पेयर टू से दे देगा, फ्रॉम का पेयर टिल से दे देगा, गलत। तुम्हें पेयर याद रखना है, ठीक है। बिटवीन का पेयर एंड से, फ्रॉम का पेयर टू से, और फ्रॉम का पेयर टिल से भी। लेकिन अंतर क्या है? जब बिटवीन की बात एंड से की जाए, बिटवीन मतलब क्या होता है? बीच में। तो जब दो लोग होंगे तभी तो उनके बीच में कुछ बात कर पाओगे। तो बिटवीन दिस एंड दिस, तो बिटवीन का पेयर एंड से बन गया। जब भी टाइम की बात की जाए, जैसे 2 बजे से 6 बजे तक, बिटवीन 2 एंड 6 PM, ठीक है। जब बात प्लेस की जाए, बिटवीन कानपुर एंड आगरा, लेकिन ये स्टैटिक हों, रुके हुए हों, चल ना रहा हो कोई भी, तब तो हम क्या करते हैं? बिटवीन और एंड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बात टाइम की हो, प्लेस की हो, लेकिन मोशन में हो, तो हम फ्रॉम टू का यूज करते हैं। जैसे फ्रॉम कानपुर टू आगरा, मतलब आप कानपुर से आगरा जा रहे हो अभी। बिटवीन कानपुर एंड आगरा का मतलब है ना तो कानपुर जा रहे हैं ना आगरा जा रहे हैं, आप रुके हुए हो। लेकिन फ्रॉम टू कर दिया मतलब कानपुर से आगरा जाने की बातचीत चल रही है, स्टैटिक नहीं है, मोशन में आपकी और बातचीत। सेम टाइम की भी है, फ्रॉम 2 to 6 PM, मतलब समय चल रहा है अभी, आप कुछ काम कर रहे हो, ये मोशन को दिखाता है। इसके अपोजिट की बात करूँ, अगर सिर्फ टाइम की बात हो, प्लेस की बात ना हो, तो फ्रॉम का पेयर टिल के साथ बनाते हैं। फ्रॉम टू टिल 6 PM, मतलब 2 से लेकर 6 बजे तक बस, सिर्फ टाइम। फ्रॉम कानपुर टिल आगरा नहीं करेंगे हम, प्लेस की बात इसमें नहीं होती है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। देखो, द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड बिटवीन, यहाँ तो फ्रॉम किया था मैंने। फ्रॉम का पेयर एंड से कभी नहीं बनता है, एंड का पेयर किससे बनता है? बिटवीन से। द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड बिटवीन 2 PM एंड 4 PM, यहाँ स्टैटिक की बात है। अगर मोशन की बात होती तो हम फ्रॉम का पेयर टिल से बना देते, फ्रॉम टिल। लेकिन यहाँ तो स्टैटिक की बात है, रुकी हुई बातचीत है एकदम। 2 बजे से 4 बजे तक दुकान बंद रहेगी, कोई गतिविधि की बात तो है नहीं इसमें, तो हमने बिटवीन लगा दिया। अगला है राखी इज सिटिंग बिटवीन। बिटवीन का पेयर किससे बनता है? टू से नहीं बनता साहब, एंड से बनता है। स्टैटिक की बात है, बिटवीन करण एंड नमन, इनके बीच में राखी बैठी है। शी लिव्ड इन फ्रांस फ्रॉम 2010 टिल 2014, 2010 से 14 के बीच में वो फ्रांस पर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। द एथलीट स्वाम फ्रॉम पॉइंट ए टिल पॉइंट बी। देखो प्लेस के लिए तो कभी टिल आता ही नहीं है। टिल वाला देखो ध्यान से, ये देखो लिखा था मैंने ऊपर, अभी पढ़ाया है। देखो टिल वाला जो भी है, फ्रॉम टिल, ये सिर्फ टाइम के लिए आता है, प्लेस के लिए नहीं आता है। जबकि इन्होंने क्या कर रखा है, दिखाया है पॉइंट ए टिल पॉइंट बी, तो टिल नहीं आएगा, टू आएगा। फ्रॉम का पेयर टू से बनाएंगे हम, क्योंकि प्लेस की बातचीत है, ठीक है। रिवाइज द क्वेश्चंस बिटवीन 2 and 15। अच्छा, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो टीचर क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 से 15 के बीच के क्वेश्चन रिवाइज कर लो। सिर्फ बीच वाले रिवाइज करने को बोलेगा, बोलेगा 2 से 15 तक रिवाइज करो। क्या बोलेगा? कि 2 से 15 तक रिवाइज करो, सिर्फ बीच वाले नहीं बोलता है। तो ऐसे केस में बिटवीन एंड नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्रॉम टू, फ्रॉम 2 से लेकर 15 तक। क्लियर हो गई बातचीत? बोलो हाँ या ना। अगला पेज देखो फटाफट से। अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से कंसेप्ट आएगा एक, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। वाई डिड राम किल रावणा? राम ने रावण को क्यों मारा? तो हम लोग बचपन में ऐसे सेंटेंस बनाते थे स्कूल में, तुरंत चिप देते थे यही वाली लाइन, राम किल्ड रावण बिकॉज ही अबडक्टेड सीता, उसने सीता का अपहरण किया था। तो बिकॉज लगा के हम क्या बताते थे? हम बताते थे रीजन, कारण। बिकॉज एक कंजक्शन था जो कि क्या बताता था? कारण बताता था। इस लिखी हुई बातचीत का कारण इस बिकॉज से बता दिया हमने। भाई तुम्हें यहाँ समझना है कि ये तो स्टेटमेंट था, ये इसका रीजन था। तो जब भी तुम्हें स्टेटमेंट रीजन बताएं तो स्टेटमेंट और रीजन किस किन शब्दों से बताते हैं? बिकॉज, एज, सिंस, इफ, व्हेन, एज सून एज। ये सारे के सारे वर्ड क्या बताते हैं? रीजन बताते हैं, कारण बताते हैं। तो कारण बताने वाले जब भी शब्द तुम्हें देखने को मिल जाएं, इनके साथ ना तो सो आएगा, हैंस, देयरफॉर, देन, इनमें से कोई भी वर्ड नहीं आएगा। वो तुम्हें जानबूझ के लगा के देगा, बिकॉज सो, एज सो, सिंस हैंस, इफ देयरफॉर, इफ हैंस। समझ जाना, इनके शब्दों के साथ में कभी भी ये आएगा ही नहीं, ये सुपरफ्लॉस होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? एक कॉमा आएगा, 2 सेंटेंस होंगे, सिर्फ एक कॉमा आएगा वहाँ पे, इसको ध्यान रखना। दूसरी चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट इसके बारे में?
इनको रीअरेंज कर सकते हैं, स्टेटमेंट पहले रीजन बाद में, यानी स्टेटमेंट पहले लिख दो, रीजन बाद में लिख दो, चाहे इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। याद रखना, नहीं कर सकते हो तो कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, देखो, बिकॉज सी केम लेट देयर फॉर द टीचर स्कॉल्डेड हर, क्योंकि वह लेट आई इसलिए टीचर ने उसको डांटा। कहने पढ़ने में सुनने में आसान लग रहा है, सही लग रहा है, बट बिकॉज क्या बता रहा है, कारण। बिकॉज के साथ में कभी भी देयर फॉर नहीं आता, सिर्फ क्या आएगा, एक कॉमा आएगा। अब इसको रीअरेंज भी करके तुम पढ़ सकते हो, मीनिंग सेम निकलेगा। यहाँ से पढ़ो, द टीचर स्कॉल्डेड हर, टीचर ने उसको डांटा क्योंकि वह लेट आई। देखा, हमने रीअरेंज किया फिर भी मीनिंग सही निकला उसका, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। एज इट वॉज रेनिंग, अब एज का मतलब भी क्योंकि होता है, क्योंकि बारिश हो रही थी, सो द ट्रैफिक वॉज स्लो, इसलिए ट्रैफिक स्लो था। पहली बात तो एज के साथ में सो नहीं आएगा, कॉमा आएगा। दूसरा आप रीअरेंज करके देखो, द ट्रैफिक वॉज स्लो, ट्रैफिक स्लो था क्योंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। देखा, रीअरेंज करने पर मीनिंग सही निकला। तो ऐसे करके आप इसको चेक कर सकते हैं, इन वाले रूल्स को। अगला है सिंस करण हैड नो मनी, सिंस आ गया ना, मतलब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कॉमा आएगा। रीअरेंज करके आप देखते रहना। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर एज के साथ में सो नहीं आएगा, कॉमा आएगा, लेकिन मैंने कहा वो चीज़ तब ठीक होगी जब इनको आप रीअरेंज करो। रीअरेंज करने पर मीनिंग चेंज ना हो। अगर आप इसको पहले पढ़ो, शैल यू रीप मतलब आप काटोगे, शैल यू रीप अगर आपने बोल दिया आप काटोगे, एज यू सो जैसा बोओगे, मीनिंग सही नहीं निकल रही है। मीनिंग में जैसा वैसा निकालना है ना आपको, जैसा वैसा का मीनिंग निकलेगा जब आप एज और सो का पेयर बनाओगे। अगर आप शैल यू रीप बोल रहे हो तो यहाँ पर तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया ये, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये तो इंटरोगेटिव बन गया। तो इसका मीनिंग निकलेगा क्या काटोगे, क्या काटोगे, तो मीनिंग सेंस बिगड़ रहा है इसका, जबकि ऊपर वाले सेंटेंसेस में मीनिंग नहीं बिगड़ रहा था। तो इस वाले केस में यहाँ कॉमा नहीं आएगा, ये एज और ये सो जैसा और वैसा का सेंस दे रहे हैं। जैसा यू सो आप बोओगे, सो मतलब वैसा, शैल यू रीप आप काटोगे। देखो यहाँ पर भी इन्वर्जन हुआ है, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये क्या है, इन्वर्जन है। याद है, अभी पढ़ाया था ऊपर, इन्वर्जन हुआ है यहाँ पर। अगला सेंटेंस अगर आप देखोगे, एज ही डज सो शैल बी हिज अवॉर्ड। एज मतलब यहाँ पर भी देखो, एज मतलब जैसा, ही डज वह करेगा या करता है, सो मतलब वैसा, शैल बी हिज अवॉर्ड उसका अवॉर्ड होता है, रिवॉर्ड होता है। यहाँ पर भी ऐसा और वैसा या जैसा वैसा का सेंस है, एकदम सही है। इफ़ सी कम्स हियर देन सी विल गेट द बुक्स, यदि वह यहाँ आती है वह अपनी किताबें पाएगी, तो देन नहीं आएगा, कॉमा आएगा। क्यों, मीनिंग चेंज करके देखो, मतलब रीअरेंज करके देखो। सी विल गेट द बुक्स, वह अपनी किताबें पाएगी। इफ़ सी कम्स हियर, यदि वह यहाँ आती है, तो मीनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब है ध्यान को हटा के कॉमा लगाएंगे हम। ठीक है, द रीज़न वाई सी फेल्ड वॉज बिकॉज सी हैड ओल्ड बुक्स। देखो थोड़ा सा, ये मैंने एक रूल लिखा है, इसको याद कर लो। द रीज़न भाई लगा मिल जाए, द रीज़न भाई, तो रीज़न क्या होता है, ये बिकॉज, एज, सिंस, ये सब रीज़न ही तो बताते हैं। जब आपने पहले से रीज़न लिख दिया है तो इनको लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बिकॉज, एज, सिंस ये सब नहीं लगेंगे हम, फिर क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों सेंटेंस को रीअरेंज नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लिखा मिले द रीज़न भाई, तो कॉमा भी नहीं लगाएंगे, ये सब भी नहीं लगाएंगे। कॉमा क्यों नहीं, क्योंकि आप रीअरेंज नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, दैट आएगा। बस ये रूल है। इसी रूल पर दो एग्जाम्पल हैं, उनको फटाफट से समझ लो एक बार। देखो, द रीज़न वाई दिख गया, मतलब बिकॉज को हटा दो, दैट लगा दो, बस सेंटेंस सही हो गया आपका। क्यों, रीअरेंज करके देखो, सी हैड ओल्ड बुक्स, उसके पास पुरानी किताबें हैं, किताबें थीं। द रीज़न वाई सी वॉच फेल्ड, सी फेल्ड वॉच, तो मीनिंग इसका इंटरचेंज हो रहा है आपस में। सी फेल्ड वॉच कह के छोड़ दिया तो कोई सेंस ही नहीं बना, वॉच के बाद भी तो कोई बातचीत होनी चाहिए। इसीलिए द रीजन वाई सी वॉच फेल्ड या सी फेल्ड वॉच, उसके फेल होने का कारण था कि सी हैड ओल्ड बुक्स, उसके पास पुरानी किताबें थी। ठीक है, अगला देखोगे, द रीज़न वाई कार्स आर कॉस्टली, कार कॉस्टली क्यों है, इज, सिंस नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, दैट द टैक्सेस आर हाई, टैक्सेस बहुत हाई है। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो, अब कुछ कुछ वर्ड्स का कंपैरिजन करेंगे हम, लाइक वर्सेस एज। देखो हमारे पास है दो वर्ड, लाइक वर्सेस एज। लाइक और एज में क्या अंतर है, दोनों का मीनिंग कभी कभी सेम निकलता है।
लाइक मतलब भी पसंद करना होता है या ऐसा होता है, एज का मतलब भी ऐसा होता है। लेकिन लाइक एक प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है। ऑब्जेक्ट हमेशा एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, कभी भी सेंटेंस नहीं होता। ज़रा ध्यान से समझना इस बातचीत को। जबकि एज एक कंजक्शन होता है, कंजक्शन के बाद हमेशा एक सेंटेंस या फिर एक फ्रेज लिखा मिलेगा, मतलब सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब होगी कंजक्शन के बाद। एज एक कंजक्शन है। सिमली एक उपमा अलंकार को सिमली बोलते हैं। 12th जिन्होंने कर रखी है सबने की होगी, योग पढ़ा होगा तुमने, सिमली, मेटाफोर, हाइपरबोले, ठीक है, अपॉस्ट्रोफे। तो सिमली मतलब उपमा अलंकार। जब कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लाइक या एज, जब लाइक या फिर एज का यूज करके दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है कि एक किताब है, किताब की तुलना चांद से कर दी, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट है, लेकिन लाइक या फिर एज का यूज करके तुलना कर दी, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, सिमली होता है वहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखो ज़रा, अरे यार कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे लिखे हैं। देखो, सी इज़ क्लेवर लाइक एज अ फॉक्स। अब लाइक आएगा या फिर एज आएगा? तो हमने देखा वह चतुर है, लाइक अ फॉक्स या एज अ फॉक्स। अगर तुम एज भर रहे हो इसमें, एज तो कंजक्शन होता है, इसके बाद तुम्हें सब्जेक्ट भी चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, फिर मेन वर्ब भी चाहिए, जबकि यहाँ तो सिर्फ अ फॉक्स लिखा है। इसका मतलब लाइक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया, तो लाइक सही होगा, एज नहीं आएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? अगला सेंटेंस देखोगे, लाइक या एज में से क्या भरोगे? आगे लिखा है अ चाइल्ड। अ चाइल्ड सिर्फ एक वर्ड है या फिर एक फ्रेज है, इसलिए लाइक आएगा, एज नहीं आएगा। यहाँ पे देखोगे द मून डज, मून सब्जेक्ट हो गया, डज उसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मतलब सेंटेंस लिखा है तो फिर एज आएगा ना कि लाइक। हर फेस ग्लिमर्स, उसका चेहरा चमकता है, एज द मून डज, जैसा चांद चमकता है। माई लव इज, मेरा प्यार है, लाइक या एज अ रेड रेड रोज। ये देखो रेड रेड रोज क्या है? एक फ्रेज है। यहाँ कोई भी वर्ब है क्या? कोई भी वर्ब नहीं है, यानी सेंटेंस तो है नहीं, एज नहीं आएगा, फिर लाइक आएगा। शेखर रन्स लाइक या फिर एज अ लेपर्ड डज। अ लेपर्ड सब्जेक्ट हो गया, डज उसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो सेंटेंस अल्टीमेटली है, सेंटेंस है तो फिर एज आएगा भाई साहब, लाइक नहीं आएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातों से आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हो। अगला है हीना इज एज साइलेंट लाइक या एज अ स्टोन इज। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा अ स्टोन इज, तो स्टोन एक सब्जेक्ट है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब है यहाँ पे एक फ्रेज बन रहा है, ये तो एज आना चाहिए था, लाइक तो किसी हाल में नहीं आएगा। दूसरा चीज़ है यहाँ पे पहले भी एज आ गया, जबकि अगर आप वैसे अगर यहाँ पे ये वाला एज ना होता, ये एज ना होता, तो क्या सोचते हम कि यहाँ लाइक भरें या फिर एज भरें, क्योंकि हम उपमा अलंकार दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे सेंटेंस लिखा मिल रहा है हमें, क्योंकि इसके पास इतनी वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस होने की वजह से हम एज पे क्लिक कर देते, लाइक पे क्लिक ना करते, सेंटेंस हमारा सही हो जाता। बट एक इसमें दिक्कत हो गई कि इसमें पहले भी एज आ गया है, जबकि अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस को देखोगे, ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ एज आया है, बट इसके पहले कोई एज नहीं है। ठीक है, इसके पहले कोई एज नहीं है, लेकिन इनसे क्या हो गया, इन्होंने पहले भी एज लगा दिया। पहले एज लगाने का मतलब है आप एज का कंपैरिजन एज से करवा रहे हो, एज एज सो एज, ये तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बन गया। तो जब भी एज का पेयर एज के साथ बनता है तो सिमिलर कैटेगरी में कंपैरिजन होता है, याद करो। नाउन का कंपैरिजन नाउन से, प्रोनाउन का कंपैरिजन प्रोनाउन से। तो ऐसे केस में एज एज से कंपैरिजन करते हैं और बीच में पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। बीच में क्या लिखते हैं? पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। जबकि यहाँ पे तो सिमिलर कंपैरिजन है ही नहीं। आप हीना की तुलना, लिविंग चीज़ की तुलना एक पत्थर से कर रहे हो, नॉन लिविंग से कर रहे हो, उस केस में एज एज ही गलत हो जाएगा। तो भाई ऐसे में ना तो तुम लाइक लगाओगे ना एज लगाओगे। ठीक कैसे करोगे सेंटेंस? हीना इज साइलेंट, आप इस वाले एज को हटा दोगे, एज अ स्टोन एज, साइलेंट के बाद एज अ स्टोन एज, इसको कह के आपने यहाँ पे सिम्बली क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? सिम्बली क्रिएट कर दिया। हीना इज साइलेंट एज अ स्टोन एज। कुछ मैंने रूल जो बताया वही यहाँ पे लिख रखा है कि नाउन का कंपैरिजन नाउन से होता है, प्रोनाउन का कंपैरिजन प्रोनाउन से होता है, एज का पेयर एज से बनता है, बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। ये सब कब वैलिड होता है? जब लाइक वाइज कंपैरिजन हो रहा हो, नाउन का नाउन से, प्रोनाउन का प्रोनाउन से, लिविंग का लिविंग से, नॉन लिविंग का नॉन लिविंग से। समझ में आ गया सेंटेंस? अगला देखो, अगला है शेखर इज एज हैप्पी एज अ लैम्ब इज। देखो इतना हैप्पी है वो जितना एक लैम्ब होता है, तो डिसिमिलर कंपैरिजन है भाई, डिसिमिलर कंपैरिजन है, तो यहाँ पे एक एज नहीं आएगा, हम इसको क्या बना देंगे? हम इसको बना देंगे सिम्बली। शेखर इज, यहाँ पे एज नहीं लगा था, पहले सेंटेंस था शेखर इज हैप्पी एज रौनक इज। यहाँ देखोगे तो शेखर की तुलना रौनक से की गई है,
ये तो सिमिलर कंपेरिजन है, लाइकवाइज कंपेरिजन है। इसका मतलब यहाँ एज लगाना पड़ेगा, एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी, वो वाला रूल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने एज लगा रखा है। शेखर इज हैप्पी लाइक रौनक इज। अब तुमने अगर लाइक लगा दिया है तो एज का तो कोई सेंस बनता ही नहीं पहली बात, और लाइक एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो रौनक ऑब्जेक्टिव केस बन गया, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी वर्ब नहीं आती है। अब ये इज गलत है। देख रहे हो सेंटेंस कैसे फंसा रहा है तुम्हें। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो बार बार पढ़ते रहो चीज़ों को, ठीक है मेरे भाई। अगला एग्जाम्पल देखोगे, तरुण बॉट द सेम बैग एज दैट आई हैव। देखो द सेम का रूल नीचे लिखा होगा मैंने, जरा उसको पढ़ लो एक बार तब सेंटेंस बनाना। ये देखो भाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, तो छाप लो उसको दिमाग में अभी। तुम्हें द सेम के बाद नाउन लिखा मिल जाए, द सेम बुक, द सेम बैग, द सेम कार, समझ गए, तो या तो दैट आएगा या फिर एज आएगा। दैट भाई साहब तब आएगा जब एक सेंटेंस लिखा हो पूरा का पूरा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एज कब आएगा, एज तब आएगा जब एक वर्ड लिखा मिल जाए या फिर एक फ्रेज लिखा मिल जाए तुम्हें, ठीक है। अगला है सच। सच के साथ में नाउन लिखा हो, जैसे सच बॉय, सच गर्ल, सच काऊ। सच के साथ नाउन हो तब भी दैट आएगा या फिर एज आएगा, दोनों ही केस में दैट या एज आ रहा है। बट दैट कब आता है, जब कॉज इफेक्ट बताना हो। कॉज इफेक्ट का मतलब क्या है, कारण परिणाम, क्या है, कारण और परिणाम बताना हो। लेकिन सच के साथ एज कब आता है, जब कंपैरिजन करना हो, सच एज लाइन, शेर की तरह कंपैरिजन करना हो तो सच एज, कारण परिणाम बताना हो तो सच दैट, और द सेम के साथ में अगर सेंटेंस है तो दैट, वर्ड या फ्रेज है तो एज। चलो इन दो रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं सेंटेंस पे, आ जाओ मेरे भाई। देखो तरुण बॉट द सेम, द सेम देखते ही समझ जाना, या तो भैया दैट आएगा या फिर एज आएगा। तो अगर सामने सेंटेंस लिखा है पूरा तो दैट आएगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, मतलब सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया तो फिर दैट आएगा। अगर सिर्फ एक फ्रेज लिखा होता तो फिर हम एज लगाते, ठीक है, हटा दो इसको। अगला सेंटेंस है संजय वांटेड द सेम। द सेम देखते ही समझ जाना, या तो एज या फिर दैट। अब आगे लिखा है सिर्फ माइन, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये सेंटेंस नहीं है, तो फिर दैट भी नहीं आएगा, एज आएगा। ही इज सच, सच के साथ में या तो दैट या फिर एज। अगर कारण परिणाम है तो दैट, अगर सिर्फ कंपैरिजन किया है तो एज। ही इज सच अ नाइस एक्टर, वह सच में एक नाइस एक्टर है। वी हैव एक्सपेक्टेड, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, यानी हमने जो एक्सपेक्ट किया था एक अपने दिमाग में एक्टर, उससे ये वाला जो एक्टर है वो अच्छा निकला है, मतलब कंपैरिजन किया है, कोई कारण और परिणाम नहीं बताया है। कंपैरिजन वाले केस में एज आता है सच के साथ में, तो हमने एज पे टिक मार रखा है यहाँ पे। अगला पढ़ोगे सच एन ईजी क्वेश्चन। सच के बाद में नाउन आ गया, सच एन ईजी क्वेश्चन, इट इज़ एज दैट वी कैन सॉल्व इट। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया है, यह इतना इजी क्वेश्चन है दैट वी कैन सॉल्व इट, कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कॉज और इफेक्ट बताया है कि ये इसका कारण है कि ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका कारण है कि एक इजी क्वेश्चन है, और परिणाम क्या निकला इसका कि हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो कॉज इफेक्ट वाले सेंस में हमने दैट लगा दिया, ठीक है। अगला है ही बिकेम सच अ रूड पर्सन, वो एक सच में रूड पर्सन बन गया है। एज दैट, देखो सच है, सच के साथ में दैट या फिर एज। मोर टॉक टू हिम, नन टॉक टू हिम। अब ये है इसका कॉज, कारण क्या है कि वह एक रूड पर्सन है। इसका परिणाम क्या निकला कि कोई भी उससे बात नहीं करता है। तो कॉज इफेक्ट, कारण और परिणाम निकल रहा है तो हम दैट लगाएंगे ना कि एज लगाएंगे। बोलो बातें समझ में आ रही हैं? अब आ रही है तो भाई लाइक कर दो ना वीडियो को, सपोर्ट नहीं करते यार तुम लोग, कैसे काम चलेगा। देखो अगला, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एज दैट आई हैव टू लिव इन। अब ये सच में एक ब्यूटीफुल प्लेस है, सच के साथ में नाउन आया है एक, अब ब्यूटीफुल प्लेस, आई हैव टू लिव इन, जिसमें मैं रहना चाहता हूँ। तो इसमें कंपैरिजन हो रहा है ना कि कॉज इफेक्ट, कंपैरिजन में हम एज लगाते हैं। ये रूल मैंने बताई दिया आपको, तो इनका तो टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। बोलो समझ में आ गया इनका इम्प्लीमेंटेशन। आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है मैंने, एक्शन को पर्पस से जोड़ते हैं कंजक्शन की सहायता से, ठीक है। सो दैट से जोड़ेंगे, ये दो रूल हैं। अगर एक्शन प्रेजेंट में है तो पर्पज में हम मे लगाएंगे, अगर एक्शन पास्ट में है तो पर्पज में हम माइट लगाएंगे। सिंपल है बहुत। जब भी बीच में सो दैट एक साथ आए, उसमें क्या था, अभी जो ऊपर एग्जांपल देखे उनमें सो दैट तो था लेकिन वो अलग अलग था। देखो कैसे, हाँ हाँ हाँ, सच दैट था, इनमें क्या था, सच था, फिर नाउन था, फिर दैट था। लेकिन अब की बार क्या है, सो दैट का पेयर है, सो दैट पेयर में मिलेगा, सो दैट पेयर में मिलेगा। इसके पहले प्रेजेंट टेंस है अगर इज आर एम, ठीक है, तो मे आएगा आगे। इसके पहले पास्ट है तो माइट आएगा। फटाफट से एक से कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम लोग। देखो भाई,
सी वर्कड हार्ड सो दैट, ये इसका क्या है, एक्शन है। वह कठिन परिश्रम करती थी, इसका एक्शन का रिजल्ट क्या निकला, पर्पज क्या है, सी माइट क्वालिफाई द एग्जाम, उसको एग्जाम क्वालिफाई करना था। तो एक्शन और पर्पज हो गया। अब स्टार्टिंग में पास्ट है अगर, तो भैया विल कुछ नहीं आएगा, माइट आएगा। अगला है सो दैट, रन फास्ट, तेज दौड़ो, सो दैट यू कैन कैच द ट्रेन, ये एक्शन हुआ है, एक्शन हुआ है तेज दौड़ने का। उसका पर्पज क्या था तेज दौड़ने का, तुमको ट्रेन पकड़नी थी। तो स्टार्टिंग में देखो रन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट है कि नहीं, तो कैन नहीं आएगा, मे आएगा। ऐसे ही अगले में देखोगे अगर तुम, वी लिव सो दैट वी कैन ईट, अब तुम देखोगे सर ये तो प्रेजेंट है लिव, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको हटा के मे कर देंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई स्टार्टिंग में आपका एक्शन होना चाहिए, बाद में पर्पज होना चाहिए। तुमने यहाँ पर्पज लिख रखा है स्टार्टिंग में, बाद में एक्शन लिखा है। भाई हम जिंदा हैं खाने के लिए नहीं, बताओ क्या होगा, हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए। तो एक्शन क्या करते हैं, हम खाते हैं, पर्पज क्या है इसका, ताकि हम जिंदा रह सकें, समझ रहे। तो ऐसे भी थोड़ा आपको देखना पड़ता है कभी कभी, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाएंगी। ये भाई स्टार, 3 स्टार मारो इस पर, लीस्ट वाला रूल, एक्शन पर्पज। अब सो दैट नहीं है, इसमें लीस्ट है। लीस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि। इसकी खास बात यह है इसके साथ कभी भी नॉट नहीं आता लिस्ट के बाद, और हमेशा शुड आएगा, मे माइट कैन कुड वुड विल कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ शुड आएगा इसके साथ में। और नेगेटिव सेंस वाली वर्ब आती हैं, इस पर खैर तुम दिमाग में लगाओ, तुम 2 चीज़ों पे दिमाग लगाओ। एक तो इसके साथ नॉट कभी नहीं आएगा, दूसरा हमेशा शुड आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी माइट क्वालिफाई द एग्जाम, स्टार्टिंग में पास्ट है इसलिए यहाँ पे सो दैट के बाद में माइट आया, सेंटेंस एकदम सही है। लेकिन वहीं लीस्ट से अगर तुमने बना दिया सी वर्कड हार्ड लीस्ट, ये एक्शन हो गया, ये पर्पज हो गया। तो लीस्ट के बाद में नॉट नहीं है और फिर शुड आया है, एकदम सही है सेंटेंस। फिर ये मत देखना ये पास्ट है तो यहाँ माइट लगा दो, नहीं, लीस्ट आया ना तो आप शुड लगाओगे। लीस्ट के साथ हमेशा शुड, लिस्ट की हिंदी मीनिंग कहीं ऐसा ना हो कि, लिस्ट के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला पेज देखते हैं हम लोग। एडजेक्टिव क्या लंका लगा के जाएंगे हम लोग। रन फास्ट सो दैट यू मे कैच द ट्रेन, ठीक है, यहाँ इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट है इसलिए मे आया है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने लिस्ट लगा दिया तो फिर शुड लगाना पड़ेगा। सो दैट के साथ में देखो प्रेजेंट है तो मे सही है, लिस्ट लगा दिया तो शुड सही है। राधा वर्क्स, ये राधा यहाँ वर्क करती है, लीस्ट सी विल नॉट पे हर डेब्ट्स, यहाँ देखो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें नॉट आया हुआ है, ठीक है। जबकि इसका क्या होगा, लीस्ट सी शुड पे हर क्रेडिट्स, ठीक है, अनपे हर डेब्ट्स, ये दोनों सही हैं सेंटेंस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं लोग स्पीड में, वरना इसी में फंसे रहोगे, आगे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं अभी। ये देखो इम्पोर्टेंट। अब अगर देखो एक्शन को पर्पस से ही जोड़ रहे हैं हम, कंजक्शन की सहायता से जोड़ रहे हैं, लेकिन इस बार कंजक्शन कौन है, सो दैट नहीं है, सो एज है। तो जब भी तुम्हें सो एज लिखा मिल जाए, सो एज के बाद में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, सीधा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल से देखो, सी वर्कड हार्ड सो एज, इसके बाद तुरंत क्या आएगा, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू क्वालिफाई द एग्जाम, सही हो गया। सो एज 2+ V1 सही है, सो एज 2+ V1 सही है। अब इनको तुम्हें याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, अपने आप याद हो जाएगा कि सो एज के बाद वर्ब की 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगला है सो दैट वर्सेस सो दैट, ये चिपका हुआ सो दैट आए या फिर दूर दूर सो और दैट आए, इनमें क्या अंतर है। देखो हर चीज़ कवर किया भाई कंजक्शन की तुम्हें। ये सो दैट के बाद पर्पज आता है, हमेशा पर्पज आएगा, लेकिन सो और दैट के बीच में या तो एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा तुम्हें या एडवर्ब लिखना पड़ेगा। सी इज़ टू पुअर टू सपोर्ट हर फैमिली, वह इतनी गरीब है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकती है। सी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट सपोर्ट हर फैमिली, देखो सो पुअर आ गया ना, सो दैट, इसके बीच में ये पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अगला देखो, अब इसमें देखो ये वाला सो एज और एज दूर दूर हों, इनमें क्या अंतर है। सो एज के बाद 2+ V1 अभी बताया है, जबकि ये सो और एज हो इसके बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, ये कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं हम लोग। कीर्ति इज नॉट सो स्मार्ट देन RF एज, तो सो का पेयर एज के साथ बनेगा क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और बीच में स्मार्ट एक एडजेक्टिव है। आ रहा हूँ देखो भाई, हाँ दोस्त आ गया था, सॉरी भाई। चलो देखो क्या थे हम लोग, एक सेकंड रिकॉल करने दो मुझे। देखो रमन एज सच एज, या तो सच को लिख रहने दो, एज को हटा के दैट कर दो क्योंकि ये कारण परिणाम बता रहा है, या फिर सच को ही काट दो तुम, सो का पेयर एज के साथ बना दो, वो भी सही हो जाएगा सेंटेंस में, ठीक है। सो एज
अगला देखो कहाँ गया, स्नेहा इज़ नॉट सो अ डॉक्टर दैट सी कैन परफॉर्म अ सर्जरी। यहाँ पे देखो कॉज इफेक्ट बताया है कि वह इतनी डॉक्टर नहीं अच्छी अभी कि वो सर्जरी को परफॉर्म कर ले। तो कॉज इफेक्ट वाले केस में क्या करते हैं हम, सच का पेयर दैट के साथ बनाते हैं। तो सो को हटा के सच नाउन दैट, अभी बताया यार ऊपर, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन है सेम, इसको अपने से देख लेना। फटाफट से मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला पेज पे आओ। यहाँ देखो अभी तक जो पढ़ा है ना मैंने उसका एक समराइज वे में लिख दिया मैंने। सच नाउन दैट, तो ये कॉज इफेक्ट बताएगा। सच के साथ एज है, कंपैरिजन बताएगा। सो के साथ एज है, कंपैरिजन बताएगा। सो के साथ दैट है, वो एबिलिटी या फिर बिहेवियर बताता है किसी बंदे का, ठीक है। अच्छा यहाँ है ऑल्दो इट वॉज रेनिंग बट ही वॉज वाटरिंग द फील्ड्स। देखो इसमें क्या गलती, पहले रूल देख लो तुम, फिर सेंटेंस लगाना। बट एक कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है, ये विरोधाभास पैदा करता है। यहाँ बोला जाएगा सब कुछ अच्छा है, लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, और अचानक बोलेगा वो फेल हो गया। समझ रहे हो बात को, विरोधाभास क्रिएट करता है बट। जबकि दो या फिर ऑल दो, ये भी कंजक्शन है, ये अपने साथ कभी बट नहीं लेते हैं, या तो यट लेंगे अपने साथ या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगाएंगे। बट का यूज कभी नहीं होता दो या फिर ऑल दो के साथ, याद रखना मेरी ये बात, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को, ऑल दो आ गया ना, तो ऑल दो के साथ में पेन को क्या होगा, ऑल दो के साथ में बट नहीं भाई साहब कॉमा लगाओ। दो के साथ में बट नहीं भाई साहब कॉमा लगा दो। सी वॉज इल बट सी अटेंडेड द क्लास, देखो बट आ गया ना, सिर्फ और सिर्फ बट है आपकी बार। सी वॉज इल, वह इतनी बीमार है। सी अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास अटेंड की है। विरोधाभास है कि नहीं है, पहले बोला बीमार है और बाद में बोल दिया क्लास अटेंड कर ली उसने। यही है बट का खेल। करण डिड नॉट पे द बिल दो ही हैड मनी, करण ने बिल पे नहीं किया जबकि उसके पास मनी थी, ये भी सही सेंटेंस। दो ही हैड मनी, अगर दो स्टार्टिंग में लगा दिया तुमने दो, तो फिर कॉमा से इनको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। करण डिड नॉट पे द बिल, ये भी सही है। ऑल दो आ गया, ऑल दो के साथ में यट आएगा, देखो ठीक है, या तो कॉमा लगा दो वो भी ठीक है, बट नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। ये सिंपल सा रूल था एक अपना। अगला है तुम्हारा, देखो जब भी तुम्हें डाउट क्रिएट हो तो वेदर का पेयर और से बनता है, लेकिन जब डाउटलेस चीज़ हो, कोई डाउट ही नहीं है, तो फिर दैट आता है। जैसे ही डाउट्स, उसको संदेह है, द न्यूज़ इज ट्रू, कि क्या न्यूज़ ट्रू है, तो हम वेदर लगाएंगे, डाउट है ना। सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है, द रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड, कि रिजल्ट अनाउंस हुआ है कि नहीं, तो डाउट है, यहाँ पे वेदर लगा दिया। कीर्ति बिलीव्स, कीर्ति को बिलीव है, द ऑफर वॉज अ ट्रैप, ये जो ऑफर दिया जा रहा है वो एक छलावा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो फिर दैट लगा दिया। समीर इज डाउटलेस, अगर बंदा डाउटलेस है तो दैट लगाओगे। ये कुछ रूल्स हैं जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपका एयरफोर्स या नेवी का एग्जाम, तो इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, कब आप वेदर या फिर और लगाओगे, कब आप दैट लगाओगे। अगला है मोहन इज श्योर, अब श्योर है बंदा तो फिर डाउटलेस है, डाउटलेस है तो दैट। रेखा इज नीदर सैड, नीदर का पेयर नॉट से, नॉर हैप्पी, फिर और लगा दिया। देखो कितने भी एडजेक्टिव आपके पास लगे हों, नीदर का पेयर नॉट से ही बनेगा, नीदर का पेयर नॉट से ही बनेगा, और नहीं आएगा, ये इसमें गलती थी, ठीक है। अगला देखो, अगला है सी इज़ नॉट गोइंग, और नहीं आएगा नॉर आएगा, क्योंकि नॉट आ गया ना, नॉट के साथ में, एक सेकंड, नॉट के साथ में और नहीं आता, ये बात दिमाग में बांध लो, नॉट नॉट के साथ में नॉर नहीं आता है, ठीक है। और आएगा, यहाँ पर भी और आएगा, ये पहले से नेगेटिव हो गया इसलिए, जबकि नीदर के साथ में नॉर आता है, नॉर आता है। सेंटेंस क्या था अपना, सेंटेंस था हमारा भाई साहब, साफ कर दूँ उसको मैं, सी इज़ नॉट गोइंग नॉर वेटिंग और से समथिंग। अब देखो एक बार नॉर लगा दिया था, एक बार और लगा दिया था, तो नॉट के साथ में तो नेगेटिव पहले से हो गया, तो दोबारा से नॉर नहीं लगाएंगे, सिर्फ और से जोड़ देंगे। अगला है करण हैज़ नीदर मनी नॉर ज्वेलरी और एनीथिंग। अब नीदर के साथ में नॉर आता है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे इस और को हटा के नॉर लगाना पड़ेगा। लो बात समझ में आ गई। अगला पेज देखो, ये वही चीज़ है जो मैंने लिख रखा है कि नीदर के साथ में नॉर 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 आएगा, चाहे कितनी बार क्यों ना आए, लेकिन नॉट, नेवर या सेल्डम आ जाए, या सेल्डम का मतलब है भाई रेयरली, वेयरली, स्कार्सली, ये नेगेटिव एडवर्ब्स आ जाएं अगर, तो फिर और आएगा, ठीक है। ये दो बातें वही लिखी मैंने कि कंजंक्शन लिंक्ड इन अदर टॉपिक्स, कंजंक्शन एक तो प्रोनाउन में लिंक करता है रिलेटिव प्रोनाउन वाले कंसेप्ट में, एक नरेशन में लिंक करता है जब इन्वर्टेड कॉमा कटा के आप दैट लगाते हो, बस। तो मेरी तरफ से भाई सिर्फ इतना कंजंक्शन था, आपका जो कंजंक्शन था ना कंजंक्शन, वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है एकदम से। जितने भी कंसेप्ट थे मैंने सारे के सारे बताने का प्रयास किया आपको। अब बची है हमारी प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस क्लास में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। प्रैक्टिस से पहले भाई मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम लोग वीडियो को लाइक किया करो भाई, ठीक है। इतनी मेहनत करता हूँ भाई, थोड़ा तो आप भी सपोर्ट दिखाओ ना, लाइक करो एंड वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी बच्चों तक भी पहुँचे। आप वीडियो के कंटेंट को देखो, क्वालिटी पर मत जाओ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं उतने अभी कि मैं डिजिटल बोर्ड पर तुम्हें पढ़ाऊँ, बट आप कंटेंट क्वालिटी देखो, एक बार कंटेंट देखो और फिर उसके बाद प्रैक्टिस देखो। अगर बस तुम विश्वास करके एक बार लगे रहे ना लास्ट तक,
IAF, नेवी, इनको तुम फोड़ दोगे भाई, एकदम फोड़ दोगे जैसे मैंने फोड़ा था। तुम्हारा काम, अब मैं एक टास्क देता हूँ तुमको। तुम्हारा टास्क ये है, वीडियो कंप्लीट देखो, उसके बाद नोट्स रिवाइज करो, नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा लो तुम आराम से, और जब मैं प्रैक्टिस क्लास लेके आऊँ वो प्रैक्टिस क्लास जरूर से जरूर अटेंड करना भाई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारे, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो। GD भी ज्वाइन करो तुम, प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। ठीक है, और घर पर बैठ के पढ़ते